Assalamu alaikum. I welcome you all to our first online lecture after the closure of universities. And this is the lecture for week number 9. और आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ रेफ्रिजरेशन कंपोनेंट्स एंड कंट्रोल्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और हम बेसिक एक रेफ्रिजरेशन साइकिल को देख लेते हैं, जहाँ बेसिकली क्या था कि हमारे पास एक कंप्रेसर मौजूद था जो कि आपके पास एक लो प्रेशर वेपर को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट कर रहा था। उसके बाद जो है हमारे पास क्या कहते हैं कंडेंसर था। कंडेंसर बेसिकली हीट जो है वहाँ वो गिव अप करता था, लिक्विफाइड फॉर्म में आ जाता था, मगर हाई टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में था और स्टेट चेंज हो रही थी। उसके बाद जो है आपके पास कैपिलरी ट्यूब्स या थर्मल एक्सपेंशन वाल्व्स, ठीक है, इस तरह का एक कंपोनेंट होता था जो कि आपके उसको जब एक स्मॉल ऑरिफिस से जब पास करता था तो सडन एक्सपेंशन होती थी जिसकी वजह से टेम्परेचर डाउन हो जाता था। और उसके बाद एवापोरेटर था जो बेसिकली आपकी सराउंडिंग में से या जो भी इंडोर वगैरह है वहाँ से वो हीट टेकअप करता था और जो एक लो टेम्परेचर लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता था। ओके, सो आज का जो लेक्चर है वो ज़रा स्पेसिफिक्स में जाएंगे हम लोग। मसलन हम जिस तरह कंप्रेसर्स हैं, हम कंप्रेसर्स की टाइप, कंडेंसर्स की टाइप और इनको कवर करेंगे। ओके जी, सबसे पहले आ जाता है कंप्रेसर। सो कंप्रेसर क्या है जी? इट मूव्स लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर्स फ्रॉम कूलिंग थ्रू द सक्शन लाइन। जो अभी हमारे पास जो है अभी हमें ज्वाइन इन कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं बता दूं जो सक्शन लाइन है बेसिकली वो जो एवापोरेटर से लाइन जो कि हमारे पास कंप्रेसर में आ रही है, ठीक है, तो एवापोर यानी कि कह लें कि एवापोरेटर से निकल के जो स्मॉल एक चंक होगा पाइप का, बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड सक्शन लाइन। इसी तरह एक स्मॉल पाइपलाइन जो कि कंप्रेसर से होके आपके पास आगे कंडेंसर में जाती है उसको हम डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं। ओके जी, it compresses these refrigerant vapors by increasing the pressure and temperature resulting in increase of boiling point of the refrigerant. ओके, सो बेसिकली हमारे पास कंप्रेसर क्या करेगा कि सिंपली अभी जैसे कि हमने पहले बात की कि वो लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सो बेसिकली करता क्या है कि वो रेफ्रिजरेंट वेपर्स के जो है कंप्रेस करता है जिसकी वजह से उनका प्रेशर और टेम्परेचर जो इंक्रीज़ होता है, ठीक है, और इट डिस्चार्जेस द रेफ्रिजरेंट वेपर्स ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर टू कंडेंसर थ्रू डिस्चार्ज लाइन, ठीक है। अभी हमने डिस्चार्ज लाइन की बात की। जैसे मैंने पहले बताया दो किस्म की रेफ्रिजरेंट लाइंस होंगी। सबसे पहले जो है सक्शन लाइन है, इट ड्रॉज लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर फ्रॉम एवेपोरेटर। और उसके बाद डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज लाइन का जो पाइप साइज वो रिलेटिवली स्मॉलर होगा। डिस्चार्ज लेट्स आउट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर टू द कंडेंसर, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ बात करना चाहूँ तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये आपके पास जो ये लाइन है, ठीक है, ये इसको मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास जो है ये सक्शन लाइन है और जो मेरे पास ये लाइन है इसको मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास डिस्चार्ज लाइन है। ओके, अच्छा, उसके बाद जो है हम मेन फंक्शन की बात कर लेते हैं। सो मेन फंक्शन हमारे पास कंप्रेसर का क्या है? सबसे पहले रेज द प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेंट। वन कंप्रेस द रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर राइजेस, ठीक है, कंप्रेसर हीट वगैरह तो नहीं ऐड कर रहा, सिर्फ उसको कंप्रेस कर रहा है। सो कह लें कि दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर हीट ट्रांसफ़र, ताकि आगे से वो हीट ले सके। जितने बेसिकली वो कंप्रेस होगा, ठीक है, यहाँ इनिशियल टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वो इतना ही वो एनर्जी गिव अप कर रहा होगा इन कंडेंसर साइड, ठीक है। और ये हमने जब वेपर कंप्रेशन साइकिल की बात की थी तो हमने इफेक्ट हमने चेक देखा भी था कि अगर हमारे पास सुपर हीट ऐड हो जाए तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद जो है इट क्रिएट्स यानी कि लो प्रेशर इन द एवेपोरेटर, ठीक है, और ताकि जो है अगर आपके पास वहाँ लो प्रेशर होगा या हाई प्रेशर होगा, सो प्रेशर ग्रेडियंट जब बनेगा तो लाजमी बात है आपके पास वो ज़्यादा हीट भी टेकअप करेगा। उसके बाद जो है आपके पास इट अलाउज रेफ्रिजरेंट टू वेपराइज,
ठीक है, एब्जॉर्बिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। बेसिकली लो प्रेशर जब एवेपोरेटर में क्रिएट होगा सो उससे हमारे पास ये इफेक्ट आ रहा होगा। सर्कुलेट रेफ्रिजरेंट एंड ऑयल, बेसिकली जो आपके पास एक कंपोनेंट है कंप्रेसर में, कह लें कि एक फंक्शन ये भी है कि उसने जो कंपोनेंट है उसने वहाँ रेफ्रिजरेंट भी लाजमत है उसने तो पास ऑन कराने, मगर उसके साथ साथ ऑयल भी चाहिए होगा। 3 तरह के मेन हमारे पास कंप्रेसर्स हैं जो कि हमारे पास कह लें कि इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं। एक हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स हैं, रोटरी कंप्रेसर्स हैं और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स हैं। ओके, reciprocating and rotary compressors are commonly used for small capacities but for lower evaporator temperatures. So जो हमारे पास रोटरी रेसिप्रोकेटिंग तो अब समवट ऑब्सलीट हो चुका है, लो स्मॉल कैपेसिटीज इतनी हायर कैपेसिटी के लिए नहीं ये यूज़ होता और कह लें कि लोअर एवेपोरेटर टेम्परेचर्स के लिए यूज़ होता है। यानी कि अगर मैक्स आउट अगर मैं बात करूँ तो शायद 300-400 टन तक आपको जो है की कैपेसिटी के लिए आपको एक कंप्रेसर मिल जाए। ऑन द अदर हैंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स आर एसेंशियली लार्ज डिस्चार्ज कैपेसिटी कंप्रेसर्स, दीज आर प्रेफर्ड फॉर हायर एवेपोरेटर temperature application like water chillers and air conditioner. They offer high efficiency but are expensive. No doubt they are expensive but their capacity जो है यानी कि आपके पास जो मैक्सिमम जितनी भी आपने कैपेसिटी आज तक चिलर्स में अटेन किया, लाइक आई हैव सीन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं 2000 टन तक वो गए हैं। सो बेसिकली तमाम दीज ऑल आर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स के ऊपर गए हैं। ओके जी, मूविंग ऑन। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की बात करें तो बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग इज़ अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन। अच्छा, क्वेश्चन ये रेज होता है कि बेसिकली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का इसमें क्या मतलब है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब इसमें यह है कि आपके पास आप देख रहे हो कि बेसिकली एक पिस्टन टाइप है तो ये मूव कर रहा है। तो होता क्या है कि बेसिकली कोई भी ऐसी मशीन जिस तरह पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है तो यहाँ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर क्या करेगा कि जब इसका डाउनवर्ड स्ट्रोक है तो वो इनटेक कर रहा है और जब वो अपवर्ड मूव करेगा उसके साथ ही वो कंप्रेस भी करता जाएगा और यहाँ से रेफ्रिजरेंट आउट भी करता जाएगा। सो बेसिकली वो जो इसकी अपवर्ड मूवमेंट है उसकी वजह से इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ओके जी, सो इट इज़ अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन दैट यूजेस अ पिस्टन टू कंप्रेस अ गैस एंड डिलीवर इट एट हाई प्रेशर, ठीक है। सो ये देखें, ये डाउनवर्ड था, ये सक्शन स्ट्रोक था, उसके बाद ये अपवर्ड से आपको मूव होता एरो आपको दिखाई दे रहा है विच मीन्स द डिलीवरी स्ट्रोक। सो दैट इज़ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। सो इसको हम सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बोल रहे हैं क्योंकि एक ही इसके पास जो है वो स्टेप है जिसके अंदर वो सक्शन भी कर रहा है और साथ ही एक ही स्टेप के अंदर वो बेसिकली जो है उसको आपके पास उसको डिलीवर कर रहा है। यानी कि इसमें ये नहीं कि पहले कोई और थोड़ी सी कंप्रेशन कहीं और हो रही है और फिर फाइनल हो, बेसिकली एक ही स्टेप पर। ओके जी, अगर आप हम यहाँ से देखें, यहाँ से ज़रा ज़्यादा क्लियर हो रहा है। अगर आप फर्स्ट इमेज को देखो सो जो लाइट ब्लू से कलर में आपके पास इनटेक वेल्व से आपके पास पिस्टन डाउनवर्ड मूव कर रहा है और रेफ्रिजरेंट आ रहा है और सेकंड आप स्ट्रोक में देखो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में बेसिकली वो उसको गिव अप कर रहा है और ऑरेंज से कलर में आप देख रहे हो कि आपके पास एग्जॉस्ट हो रहा है, यानी कि आपके पास जो रेफ्रिजरेंट है वो हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट होकर यहाँ से जा रहा है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर आर सबसेट ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन्स, ठीक है। बेसिकली से मिलता जुलता ही है इनका भी वर्किंग प्रिंसिपल। रोटरी कंप्रेसर्स हैव अ नंबर ऑफ फीचर्स इन कॉमन इवन दो दे आर डिफरेंट, देयर आर डिफरेंसेस इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मसलन क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले, unlike reciprocating compressors, rotary compressor do not use valves to move the gas through the machine, ठीक है। when compared to a reciprocating compressors, rotary compressors में क्या क्या फ़र्क है, ठीक है। सबसे पहले they are light in weight, experience less vibration, do not require heavy foundations, ठीक है। तो ये इनकी कुछ कह लें कि फीचर्स हैं, ठीक है, जो जिसकी वजह से कह लें कि डिफरेंसेस हैं इन बिटवीन द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स एंड रोटरी कंप्रेसर्स। रोटरी कंप्रेसर्स फिजिकल डिज़ाइन वेरीज वाइडली, ठीक है। बोथ सिंगल एंड मल्टीपल रोटर कंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड। द डिज़ाइन ऑफ द रोटर इज द मेन आइटम दैट डिस्टिंग्विशेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटरी कंप्रेसर। सो इसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं।
अच्छा, अब आप यहाँ से अगर इसको भी विजुलाइज करने की कोशिश करो, बल्कि आई थिंक यहाँ से ज़रा ज़्यादा क्लियर होगा। बेसिकली एक रोटर मूव कर रहा है, और जिस तरह आपके पास वेंकल इंजन को अगर आप जहन में लेगा कि बेसिकली वो जैसे जैसे एजेस के साथ मूव कर रहा है वो कंप्रेशन क्रिएट कर रहा है, और साथ साथ जो है वो रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट होके जा रहा है। सो अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ बिल्कुल उसी तरह ही है कि आपके पास, अगर आप इस इमेज में देखो, आपके पास यहाँ से रेफ्रिजरेंट इन हो रहा है, और जैसे जैसे यहाँ कंप्रेशन होती जा रही है आपके पास ये डिस्चार्ज की लाइन है, और यहाँ से ये डिस्चार्ज होता जा रहा है। ठीक है, सो आप यहाँ से देख रहे हो कि कंप्लीट साइकिल में अगर आप यहाँ से देखो, सो यहाँ से ये साइकिल शुरू हुआ, ठीक है, ये ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखो, यहाँ उसने कुछ इतनी कंप्रेशन कर लिया, और जब वो कंप्लीट साइकिल मूव करके टॉप पे जाएगा, सो बेसिकली तमाम जो रेफ्रिजरेंट था वो कंप्रेस हो चुका है। सॉरी, डेट इज़ फॉर सक्शन, बेसिकली यूँ रेफ्रिजरेंट इन हो रहा है, और लाजमी बात है जो डिस्चार्ज है वो भी कुछ इस तरह से ही काम कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये आपके पास जो है रोटरी कंप्रेसर का एक जो है वैसे एक स्कीमेटिक ड्राइंग दी हुई है कि आपके पास रियल टाइम में जब कंप्रेसर लगा हो तो उसमें कुछ इस तरह से डिस्चार्ज हो रहा होगा, जो कि आपको ऑरेंज से शो हो रहा है। उसके बाद ब्लू में बेसिकली वो इनटेक है, ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हो कि आपका डाउन स्लाइड है उसमें आपको कंप्लीट एक साइकिल आपको यह मेंशन है कि इनटेक हुआ, ठीक है, उसके बाद रोटर मूव किया, उसके बाद आप देख रहे हो हल्का हल्का कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ कंप्रेशन हो रही है, ठीक है, और उसके बाद डिस्चार्ज हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। Centrifugal compressor uses the centrifugal force to sling the vapor refrigerant out to increase the refrigerant pressure and temperature, and then send it to either condenser coils or a condenser barrel where heat is removed from the refrigerant. तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास जो है यहाँ जब वो रोटर मूव कर रहा है, बेसिकली आपके पास रेफ्रिजरेंट आएगा, और जब ये इम्पेलर वगैरह मूव करता है तो बेसिकली वो उसको इतनी स्पीड से कह लें कि वो रोटेट करेगा कि इट विल फोर्स द रेफ्रिजरेंट वेपर आउट ऑफ द सेंट्रीफ्यूज या फिर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से विजुलाइज करो, देख रहे हो कि आपके पास यहाँ से अगर रेफ्रिजरेंट यहाँ इन हो रहा है, ठीक है, ठीक है, और ये इम्पेलर है, इम्पेलर ने मूव करना है, और जब ये ब्लेड्स के साथ ही यूँ करेगा और अलोंग द सर्कमफेरेंस मूव करेगा, ठीक है, इट विल गेन मोमेंटम। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हो दिस विल गेन मोमेंटम, और यहाँ से जब आप उसे छोड़ोगे, ठीक है, तो वो आपके पास इट विल फोर्स इट्स वे आउट राउंड हियर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है कुछ बेसिकली और टाइप्स भी हैं। तो बेसिकली जो आपके पास बुक में थी, बुक में उसने इन 3 टाइप्स का जिक्र किया, बट देयर आर अदर टाइप्स ऑफ कंप्रेसर्स एज वेल, ठीक है, जिनको हम यहाँ आगे कवर करने जा रहे हैं। ओके जी, स्क्रू कंप्रेसर जो है बेसिकली आपके पास रोटरी कंप्रेसर जो है उनकी बेसिकली टाइप है। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है कि आपके पास 2 स्क्रू रोटर्स हैं, ठीक है, और एक तरफ से इनटेक आ रहा है, तो स्क्रू के साथ जब पास ऑन करेगा तो लाजमी आता है वो कंप्रेस होके आउट हो रहा होगा। स्क्रू कंप्रेसर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, स्क्रू कंप्रेसर यानी कि, और ये तकरीबन आपको स्मॉलर कैपेसिटी में हम स्क्रॉल प्रेफर करते हैं, बट तकरीबन कह लें कि 100-120 टन से तकरीबन स्क्रू कंप्रेसर स्टार्ट होते हैं, और तकरीबन 600-700 टन तक जाते हैं। और यही आपके पास जो, अगर आप कह लें कि जितना बड़ा आपके पास सेटअप भी है ना, तो नॉर्मली यही रिक्वायरमेंट ही निकलती है कूलिंग लोड की। सो यही ज़्यादा मैंने यूज़ होते हुए देखे हैं इंडस्ट्री में। Screw compressor are based on a mechanism made up of 2 intermeshing screws called rotors. When the spaces between the lobes are full of fluid, section ceases. The fluid between the lobes is then forced due to rotation into an increasingly small space causing compression. ठीक है, so जैसे जैसे वो इन स्क्रू से पास ऑन करता जाएगा वो बेसिकली कंप्रेस होता जाएगा। दिस कंप्रेसर रिक्वायर अबंडेंट लुब्रिकेशन ड्यू टू द मैशिंग ऑफ द 2 रोटर्स। सो इसमें आपको लुब्रिकेंट ऑयल की आपकी फ्राहमी आपने यकीनी बनानी होती है। ओके जी, फाइनली उसके बाद जो है यानी कि जब वो स्क्रू हो जाता है उसके बाद जो है फाइनली स्लाइडिंग वेल्व मैकेनिज्म दैट ओपन्स द passageway between the inlet and compressor casing in a position where the rotors have already
partially compress the fluid allows reduction in refrigerant flow down to 25% of the maximum, thus guaranteeing efficiency. So basically जो है हमारे पास ना एक बल्कि आई थिंक ये नेक्स्ट लाइन भी पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ. द स्लाइडिंग मैकेनिज्म कैन प्रोवाइड इधर कंटिन्यूस और स्टेप मॉड्यूलेशन ऑफ द कूलिंग कैपेसिटी थैंक्स टू स्पेशल सोलिनॉइड वाल्व्स मैनेज बाय इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स. अच्छा होता है बताइए क्या आपके पास जो है आई बिलीव मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, और चले मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ. हमारे पास होता क्या है कि लाजमत है जो आपके पास इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, कमर्शियल चिलर डाटा वे मच एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. सो उससे पहले इन्वर्टर के आने से भी पहले हम ये स्टेप मॉड्यूलेशन के ऊपर चले गए थे कि आप क्या करते हैं कि बेसिकली आपके पास 4 लिमिटेशंस हैं, 25, 50, 75, 100. आप क्या करते हैं कि सोलिनॉइड वाल्व जो है वो डिटेक्ट करता है कि आपके पास उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है, यानी कि उसने कितना एक जो है उसने कितनी टनेज प्रोवाइड करनी है, कितने उसने वाटर लेट से कूल करना है, तो वो उस हिसाब से अपना जो इनटेक है वो कम कर लेता है. सो स्लाइडिंग वाल्व जो है बेसिकली, ये सोलिनॉइड वाल्व जो है बेसिकली पैसेज ओपन कर रहा है बिटवीन द इनलेट एंड द कंप्रेसर केसिंग. तो जैसे ही रिक्वायरमेंट कम होगी वो सिर्फ उतनी ही ओपनिंग देगा कि उसमें 25% रेफ्रिजरेंट चला जाए या 50% चला जाए, यानी कि इस तरह वो करेगा. सो इसको जो है बेसिकली हम स्टेप मॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है, या फिर आप इसे कहें कि कॉन्टीन्यूस मॉड्यूलेशन भी कुछ इसी तरह से ही होगी, ठीक है. कॉन्टीन्यूस मॉड्यूलेशन में यह कि वो बेसिकली इन्वर्टर होगा तो वो फिर कंप्लीट 0 to 100 बेसिकली परसेंटेज में कर रहा होगा. अगर वो स्टेप मॉड्यूलेशन तो 4 स्टेप होगा या 6 स्टेप होते हैं कुछ, ठीक है, तो वो स्टेप मॉड्यूलेशन, ठीक है, उसमें उसके पास वो लिमिटेशन है कि जी वो 0, 1, 2, 3, 4, जिस तरह हमारे पास यार आपके पास अब फ़ैन के रेगुलेटर हैं जो कि कंप्लीट राउंड घूमते हैं, ठीक है, मगर उससे पहले हमारे पास होते थे जिनमें, या फिर जिस तरह आम हमारे जो फ़ैन्स होते हैं, ठीक है, जो कि हम कह लें कि फ्लोर पे हम जो रखते हैं, ठीक है, उसमें हमने देखा कि उसमें बेसिकली 3 स्पीड्स ही हैं, 1, 2, 3 या फिर ऑफ. तो बेसिकली वो स्टेप मॉड्यूलेशन है. मगर अगर हम रेगुलेटर देखें जो आम हमारे अब इनसाइड लग रहे हैं तो वो बेसिकली कंप्लीट राउंड होते हैं. सो दैट इज़ कॉन्टीन्यूस मॉड्यूलेशन. ओके जी. उसके बाद है स्क्रॉल कंप्रेसर. स्क्रॉल कंप्रेसर्स जो हैं आपके पास लोअर कैपेसिटी के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, ये भी रोटरी कंप्रेसर्स में आते हैं. स्क्रॉल कंप्रेसर इंक्लूड 2 आइडेंटिकल स्पाइरल शेप्ड स्क्रॉल्स, अ फिक्स्ड स्क्रॉल विच इज़ अटैच्ड टू द कंप्रेसर बॉडी एंड अ मूविंग स्क्रॉल, ठीक है. बेसिकली इसमें क्या होगा कि एक उसका जो स्क्रॉल है वो फिक्स है, एक जो है वो रोटेटिंग है. तो बेसिकली जो रोटेट करके जैसे वो बाउंड्री के नज़दीक आता है तो वो वहाँ कंप्रेशन क्रिएट करता है. Which follows the path defined by the matching stationary scroll. The two scrolls are interleaved and in contact with one another to form a number of gradually smaller pockets toward the center of the spiral where the shaft is located. ठीक है, बेसिकली इनके एक तरह से इंटरलिंक्ड ही हैं, ठीक है, और ये मूव करेगा टुवर्ड्स द सेंटर. ये जो इमेज है बेसिकली इमर्सन का आपको दिखाई दे रहा है, और इमर्सन के कंट्रोल्स वगैरह खैर काफ़ी फेमस है, ठीक है. बिकॉज द शाफ्ट ट्रांसमिट्स द रोटरी मोशन फ्रॉम द मोटर टू द मूविंग स्क्रोल ऑर्बिट्स eccentrically within the fixed scroll and the refrigerant vapor is drawn into the pockets between the two scrolls, ठीक है. तो बेसिकली आपके पास जो रेफ्रिजरेंट है वो इन पॉकेट्स के दरमियान ही आएगा. जब पॉकेट्स के दरमियान आएगा तो आप देख रहे हो मूव कर रहा है, तो वो कंप्लीट जो है वो वहाँ आपके पास कह लें कि एक तरह से compress हो जाएगा, ठीक है. As the refrigerant vapor is transported through increasingly smaller pockets toward the discharge side of the compressor, it is compressed progressively. यानी कि आप टॉप से स्टार्ट करो, रेफ्रिजरेंट फ्लो करता हुआ आ रहा है, कुछ वहाँ कंप्रेशन होती गई, वो चलता रहा राउंड में, ठीक है, चल के जब बिल्कुल सेंटर के शाफ्ट के बिल्कुल सेंटर में आया तो बेसिकली वहाँ वो कम्प्लीटली कंप्रेस हो चुका होगा. As a result, the refrigerant reaches the required temperature and pressure level before it is discharged from the compressor, ठीक है. कुछ पार्टिकल या कुछ अमाउंट जो है लाजमी तो वो पहले ही कंप्रेस हो चुकी होगी. ओके, अच्छा, उसके बाद जो है ये एक वीडियो है जो कि मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर इसे देखो. बेसिकली सैमसंग का ये, इसको VRF सिस्टम कहते हैं, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो, यानी कि आपके पास ओके. अगर आप इसको कंप्लीट एक बार देख लें आई थिंक, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं.
ये फिक्स स्क्रोल आ गया, ठीक है। कुछ इस तरह से देखें, वो शाफ्ट मूव करे तो उसके साथ वो भी मूव करेगा, ठीक है। एक साइड पे डिस्चार्ज आ गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग जो है हमने थोड़ी सी इसमें अलहदा हम रखते हैं, ठीक है, और उसको अलहदा एक डब्बी में रखते हैं, ठीक है, फॉर सेफ्टी पर्पजेज़। ओके जी। सो ये VRF सिस्टम है। VRF सिस्टम वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है। बेसिकली सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में अगर आपने इन बिटवीन, यानी कि अगर आपने इंडोर्स में आपने वही प्रोवाइड करना है, रेफ्रिजरेंट ही प्रोवाइड करना है, तो उस केसेस में आपके पास ये VRF सिस्टम होता है। VRF सिस्टम जो है उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो हायर कैपेसिटी के लिए नहीं जा सकता क्योंकि स्क्रोल कंप्रेसर्स यूज़ हो रहे हैं, मगर रिलेटिवली इनकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो चिलर से कम होती है। ओके, सो उसके बाद जो है हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर्स हैं, ठीक है। हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर जो है बेसिकली वो कंप्रेसर्स होते हैं इन विच बोथ कंप्रेसर्स एंड मोटर आर कन्फाइंड इन सिंगल आउटलेट वेल्डेड स्टील शेल, ठीक है। द मोटर एंड कंप्रेसर आर डायरेक्टली कपल्ड टू द सेम शाफ्ट विद द मोटर इनसाइड द रेफ्रिजरेशन सर्किट। सो बेसिकली इसमें होता क्या है कि ये हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर होता है कि बेसिकली एक ही बॉडी यूज़ हो रही है और उसमें जो है आपका कंप्रेसर भी उसके इनसाइड है और जो मोटर वगैरह वो भी उसके इनसाइड है। सो बेसिकली इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप जो है इसकी कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं कहना चाहिए इसे, कि आप कह लें कि इसमें अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है आप उसे रिप्लेस कर सकें, ठीक है, यानी कि उसे सही कर सकें, इस तरह नहीं है, वो पूरा सिस्टम रिप्लेस होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद जो है एक जो स्क्रू में है, स्क्रू कंप्रेसर जो हमने यहाँ कवर किया ना, इनमें एक बहुत बड़ा एक चीज़ यूज़ होती है जब आप आगे यार जाओगे, डैट इज़ कॉल्ड सेमी हर्मेटिक, ठीक है। सेमी हर्मेटिक बेसिकली क्या होता है कि उसमें आप उसको ओपन करके अगर लेट से कंप्रेसर में फॉल्ट आ गया तो आप कंप्रेसर चेंज कर सकते हो। दीज आर कॉल्ड सेमी हर्मेटिक, ठीक है। सो अगर आप में से कोई भी HVAC इंडस्ट्री में जाएगा, ही विल गेट टू नो व्हाट इज़ सेमी हर्मेटिक स्क्रू कंप्रेसर्स और हर्मेटिक है। हर्मेटिक बेसिकली आज नहीं आ रहे आजकल हमारा जो इंडस्ट्री में भी फोकस है वो सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर्स के ऊपर है, क्योंकि लाजम आता है जो भी बायर है वो भी इस चीज़ को देखता है कि लाजम आता है मशीन है और इट इज़ बाउंड टू फेल हो सकती है, या मैन्युफैक्चरर्स भी इस चीज़ को देखते हैं कि क्योंकि आपके पास कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरर नहीं है जो कि कंप्रेसर्स वगैरह ख़ुद बना रहा हो। मसलन अगर मैं स्क्रू कंप्रेसर की बात करूँ तो बिट्ज़र जो है, जितने आपके पास बड़े ब्रांड्स हैं उन सारों को कंप्रेसर जो प्रोवाइड कर रहा है वो बिट्ज़र प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं स्क्रॉल की बात करता हूँ तो कोपलैंड के कंप्रेसर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो जब ये आउटसोर्सिंग वो कंप्रेसर्स की कर रहे हैं और जब उनकी खुद R&D उस तरह इन्वॉल्व नहीं है उसमें, तो लाजमी बात है दे आर बाउंड टू फेल। सो इस वजह से सेमी हर्मेटिक की तरफ हम जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास कंडेंसर्स पे आ जाते हैं हम। कंडेंसर्स बेसिकली कंडेंसर्स हीट एक्सचेंजर विच रिमूव्स हीट ऑफ द hot vapor refrigerant discharge from the compressors. The condenser are classified into 3 groups, ठीक है, air cooled condensers, water cooled condensers and evaporative condensers। तो होता क्या है कि आपके पास कंप्रेसर ने जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट बना दिया तो उसने जो है वहाँ से मूव ऑन करना है और उसने जाना है आपके पास कंडेंसर साइड पे। कंडेंसर साइड पे क्या करेगा कि बेसिकली वो एक और एनवायरनमेंट से जब इन कांटेक्ट आएगा तो वो अपनी हीट गिव अप करेगा वहाँ सराउंडिंग को, और वो खुद कूल डाउन तो नहीं, अपनी स्टेट चेंज करेगा, यानी कि वो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सो सबसे पहले अगर मैं एयर कूल्ड कंडेंसर की बात करूँ तो आई थिंक ये सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा यार, जो भी आप फ्रिज वगैरह यूज़ कर रहे हो उसमें वो बेसिकली एयर कूल्ड कंडेंसर हैं। Air cooled condenser consists of a coil of ample surface that air is blown by a fan or induced by a natural draft, ठीक है, यानी कि बेसिकली नेचुरली या शायद हम उसको बाहर करते हैं या कोई ना कोई फ़ैन लगा होता है जिसकी वजह से वो एयर को यहाँ उससे पास ऑन करा रहा होता है, ठीक है। और चूँकि इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और जो ट्यूब्स है उसमें रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, सो बेसिकली हीट ट्रांसफ़र जो है वो अच्छे से हो जाता है इसमें, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कंडेंसर इज़ यूनिवर्सली यूज्ड इन स्मॉल कैपेसिटी रेफ्रिजरेटिंग यूनिट्स मोस्टली डिज़ाइंड फॉर रेजिडेंशियल और स्मॉल ऑफिसेज एयर कंडीशनर्स। ज़्यादातर जो है एयर कंडीशनर्स में भी नहीं, बेसिकली रेजिडेंशियल जो हमारे फ्रिजेज़ वगैरह सिर्फ वहाँ ही यूज़ होता है। ओके जी, उसके बाद जो है बात कर लेते हैं अगर मैं एयर कूल्ड कंडेंसर्स की बात करूँ, ठीक है, एयर चिल्ड कंडेंसर शुड बी
kept free from dirt, lint and other foreign materials because they tend to reduce the airflow around the tubes and fins if they are allowed to accumulate just like evaporators. अच्छा, अब बेसिकली जो रेजिडेंशियल था वहाँ बेसिकली आपके पास कुछ इस किस्म के थे, यानी कि जिसमें आपके पास इंड्यूस्ड ड्राफ्ट वगैरह कह लें कि नहीं था, यानी कि आप बेसिकली जो कह रहे हैं इंड्यूस्ड बाय नेचुरल ड्राफ्ट वो आपके पास जो है यहाँ यूज़ होता है। जो एयर कूल्ड कंडेंसर्स हैं, ठीक है, आपके पास अब ये जो नॉर्मल आपके पास फ़ैन है, ठीक है, अब ये फर्स्ट वन आपको डाइकिन का जो स्प्लिट यूनिट का आउटडोर नज़र आ रहा है, बेसिकली यहाँ भी फ़ैन लगा तो बेसिकली जो कि उसे फोर्स कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह आपके पास जो ये सेकंड आपके पास फिगर आप देखो तो आप देख रहे हो कि ऊपर भी कंडेंसर फैन आपके पास यहाँ फैंस लगे हैं जो बेसिकली उसको इस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, बाय द वे ये जो कंपनी है लूवे, लूवे बहुत फेमस है फॉर रेफ्रिजरेशन, ठीक है, यानी कि इनके जो सिस्टम्स हैं आपने अगर यानी कि अब देखो जिस तरह आपके पास आ रहा है ना कि जो कोरोना के लिए एक फाइज़र ने एक जो वैक्सीन बनाई है जो कि बेसिकली -80 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल है, ठीक है, तो वो आपके जो यूनिट वो जो स्पेसिफिक यूनिट्स होंगे रेफ्रिजरेशन वाले वो आपको डाइकिन वगैरह तो नहीं बना के देगा, वो लूवे है बेसिकली। लूवे इन चीज़ों को देखती है और लूवे इस किस्म की रेफ्रिजरेशन को करती है, जो कोल्ड स्टोरेज होती है, ठीक है, वो सारे मैन्युफैक्चरिंग जो है लूवे जो है काफ़ी मशहूर कंपनी है इसमें, ठीक है, तो बेसिकली वो इसको करता है। अच्छा जी, एयर चिल्ड कंडेंसर should be kept from free from dirt, lint and other foreign materials because they tend to reduce the airflow around the tubes and fins if they are allowed to accumulate just like evaporators, ठीक है। सो आपने डर्ट वगैरह के देखना होता है, आपको याद होगा मैंने स्पेशल जो है क्लास में स्पेशल वी शेप की आपको बताया था कि आजकल जो हमारे एयर कूल्ड कंडेंसर में आ रहा है बेसिकली वो आपके पास जो है ए आपके पास वी शेप में बेसिकली हम कंडेंसर लेके आ रहे हैं ताकि हीट ट्रांसफ़र मैक्सिमम हो सके उसमें। ओके जी, उसके बाद जो है हमारे पास वाटर कूल्ड कंडेंसर है। वाटर कूल्ड कंडेंसर इज सिमिलर टू अ स्टीम सरफेस कंडेंसर इन and that cooling is accomplished by water alone that circulates through the tube or coils enclosed in the shell. In a water cooled condenser, the refrigerant circulates through the annular spaces between the tubes and coils. Because of its construction, a water cooled condenser is also referred to as double pipe condenser. Basically होता क्या है आपके पास कि जिस तरह नॉर्मल शेल एंड ट्यूब आपके पास हीट एक्सचेंजर है सॉर्ट ऑफ कुछ इस तरह से आपके पास ही होता ही है, ठीक है, कि आपके पास एक साइड पे जो है वाटर फ्लो कर रहा होगा, एक साइड पे जो है आपके पास रेफ्रिजरेंट आ रहा होगा, दोनों जब हीट एक्सचेंज होगा तो वो आपके पास आउट आ रहा होगा, ठीक है। सो बेसिकली वही यही आपके पास यहाँ हो रहा है वाटर कूल्ड कंडेंसर में। आप देख सकते हो कि आपके पास कूलिंग वाटर इन है, कूलिंग वाटर आउट है जो कि ट्यूब्स के अंदर से पास कर रहा है और आपके पास जो शेल में से है वहाँ से आपके पास हॉट वाटर रेफ्रिजरेंट आपके पास आ रहा है। सो बेसिकली वो कूल डाउन होके लिक्विड रेफ्रिजरेंट बन रहा है और मीनवाइल अपनी हीट जो है वो गिव अप कर रहा है वाटर को, ठीक है। सो इस तरह जो है वाटर कूल्ड कंडेंसर वर्क करते हैं। अच्छा जी, अगर इंडस्ट्री में बात करूँ तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं एटलीस्ट जो वाटर कूल्ड आपके पास जो है कंडेंसर है। वाटर कूल्ड कंडेंसर अच्छा कुछ इस वजह से भी यूज़ होते हैं, यानी कि कुछ इनके ड्रॉबैक्स भी हैं। एक तो ड्रॉबैक्स ये कि आपको जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा कह लें कि एक्सपेंसेस इसमें बहुत ज़्यादा मगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है ये, ठीक है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आप बेसिकली स्पेसिफिक कंट्रोल रूम बना सकते हो बेसमेंट वगैरह में, ठीक है। तो यानी कि आपको जो फाउंडेशंस वगैरह जो स्पेशल आपको जो शायद एयर कूल्ड चिलर के लिए आपको स्पेशल फाउंडेशन वो हैवी फाउंडेशन बनानी पड़े उस तरह का इशू नहीं होता, ठीक है। चूँकि ये बेसमेंट वगैरह में ही लग जाते हैं तो आपका बाकी सिस्टम भी फिर आप इजीली वहाँ इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। लाइक आपका जो कंट्रोल रूम है अगर बॉयलर वगैरह यूज़ हो रहे हैं या इस तरह का कोई सिस्टम है तो आप उनको भी वहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, इसमें अगर आप देखो तो बिल्कुल उसी तरह ही है, वाटर इन वाटर आउट, ठीक है। ऑयल भी आ रहा होगा, रेफ्रिजरेंट भी आ रहा होगा, वो भी आपके साथ साथ यूँ फ्लो कर रहा होगा इसमें। सॉरी नॉट इन कंप्रेसर्स, सॉरी डेट इज़ इन कंप्रेसर्स, यहाँ जो है बेसिकली ऑयल से मुराद आपके पास रेफ्रिजरेंट आपके पास है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट आ रहा है और आउट हो रहा है, ठीक है। ओके जी, बिकॉज evaporative condenser is not wasteful of water, large compressor installations are possible in areas where water is scarce.
ये बेसिकली एक कह लें कि एक ओवर स्टेटमेंट है, वरना नॉर्मली जो है हमें वाटर चेंज करना पड़ता है, और जहाँ वाटर की कमी होती है वहाँ आइडियली लग सकता है, ऐसे भी नहीं है, मगर अगर पानी की कमी है तो हम प्रेफर करेंगे कि हम एयर कूल के ऊपर जाएं, क्योंकि बेसिकली आपको जो वाटर है, वाटर में आपको केमिकल डोजिंग वगैरह करनी पड़ती है, डोजिंग पंप वगैरह लगाना पड़ता है ताकि वाटर जो है आपका इनलेट जो है वो पास होना। तो आप वो डोजिंग वगैरह तो आप कर देते हैं, मगर लाजिम बात है आपको कुछ टाइम के बाद आपको फीड वाटर नया चाहिए होगा, ठीक है। सो इस वजह से कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं। सो बेहतर है कि आप जो है अगर आपके पास वाटर की रिलेटिवली शॉर्टेज है तो आप एयर कूल के ऊपर ही जाएं। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास एवेपोरेटिव कंडेंसर है। एवेपोरेटिव कंडेंसर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द रेफ्रिजरेंट कंटेंट इन विदिन द closed circuit from heated vapor to a cool liquid formed by evaporation of water sprayed on the exterior surface of the refrigerant tubing. It is essentially a hybrid between air-cooled condenser and water-cooled condenser, which uses principle of heat rejection to follow an evaporative process. क्वेश्चन ये रेज होता है कि जी फिर हमारे पास एवेपोरेटिव कंडेंसर और कूलिंग टावर में क्या फ़र्क है। मेरे ख्याल में एवेपोरेटिव कंडेंसर को भी अगर हम समझ लेते हैं तो वो हमारे पास ये डिस्कस करना आसान होगा। देखो वो क्या है, आपके पास जो है ये आपके पास कंडेंसर साइड पे बेसिकली वो रेफ्रिजरेंट आपके पास आ रहा है, ठीक है, और आपने जो है यहाँ से वाटर नोजल से आपने वाटर स्प्रे के ऊपर ट्यूब्स के ऊपर कराया, ठीक है। ट्यूब्स के ऊपर आप स्प्रे कराएंगे, यहाँ से एयर भी फ्लो कर रही है, एयर ड्राफ्ट जो है उसे एटमॉस्फेयर में लेके जा रही है, ठीक है। यानी कि बेसिकली जो वीकर आपके पास कह रहे हैं कि जो बेसिकली जो वेपराइज हो जाता है वाटर वेपर, बाकी जो है आपके पास वो यहाँ जमा हो रहा है और वाटर पंप दोबारा उसे भेज रहा है। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है कि आपके पास ये इनडायरेक्ट कंटेंट जो है आपके पास नहीं है रेफ्रिजरेंट के साथ, रेफ्रिजरेंट इनफैक्ट जो है वो ट्यूब्स के अंदर है, तो बेसिकली वो इसके साथ इसको कर रहा होगा। अच्छा, अब कूलिंग टावर में क्या होता है? कूलिंग टावर में बेसिकली ये होता है कि हमारे पास जो कूलिंग मीडियम है, ठीक है, आपने क्या किया कि वाटर टाइप कंडेंसर में आपने वाटर को हीट दे दी। अब वाटर क्या करेगा कि वाटर जाएगा अपवर्ड, यानी कि बेसिकली टॉप पे, रूफ टॉप पे जिस तरह कूलिंग टावर इंस्टॉल होते हैं वहाँ से स्प्रिंकल होगा, वहाँ से बिल्कुल स्मॉल ड्रॉपलेट्स इसके बनेंगे। स्मॉल ड्रॉपलेट्स जब बनते हैं ना तो हर एक पार्टिकल को टाइम मिलता है कि वो एयर के साथ इन कांटेक्ट आए और अपनी हीट गिव अप करे और फिर कलेक्ट हो जाए। तो बेसिकली वहाँ कूलिंग कुछ इस तरह से हो सकती है कि वहाँ जो आपके पास वो रेफ्रिजरेटिंग मीडियम है वो डायरेक्टली ही एक तरह से इन कांटेक्ट आ रहा होता है आपके पास एयर के साथ, जबकि यहाँ वो ट्यूब के अंदर मौजूद है। सो बेसिकली ये फ़र्क है इन दोनों में। ओके, अच्छा जी, evaporative condenser is a device that converts refrigerant contained with closed circuit from a heated vapor to a cool liquid formed by evaporation of water spread on the exterior surface of the refrigerant tubing, ठीक है। it is essentially hybrid, ठीक है, वही सेम स्लाइड है। अच्छा, कूलिंग टावर की बात कर लेते हैं। कूलिंग टावर जो है इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड हीट एक्सचेंजर इन विच एयर एंड वाटर आर ब्रॉट इनटू direct contact with each other in order to reduce the water's temperature. As this occurs, a small volume of water is evaporated, reducing the temperature of the water being circulated through the tower. अच्छा, बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आप यार यहाँ से देखो, आई बिलीव मुझे थोड़ा सा शायद आप लोग एक चीज़ मिस कर जाओ, ठीक है। देखो, अगर वाटर कूल कंडेंसर लगा है ना तो वो अपनी हीट किसको गिव अप कर रहा है? वाटर को, रेफ्रिजरेंट, ठीक है। अब वाटर जो है लाजिम आता है यार आपने उसको भी तो कूल डाउन करना है। उसको कूल डाउन कैसे करोगे कि आप जो है वहाँ कोई कूलिंग टावर हो या उसको कूल डाउन करके तभी फ्लो कराओगे ना, दोबारा कूल वाटर इन कराओगे ताकि वो जो नया बैच आ रहा है रेफ्रिजरेंट का हीट अप होके उसको जो है उसकी हीट गिव अप करे। तो बेसिकली उसके लिए हम कूलिंग टावर यूज़ करते हैं, यानी कि वाटर कूल कंडेंसर एंड जो कूलिंग टावर दे आर यूज टुगेदर। जबकि जो एवेपोरेटिव कंडेंसर है वो उन दोनों की रिप्लेसमेंट है, ठीक है, बट उस तरह ऐसे उस तरह यूज़ नहीं होता ये, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली जो आपके पास यहाँ आप देख रहे हो कि आपके पास हॉट वाटर इन आ रहा है, ठीक है, वहाँ से एयर भी फ्लो कर रही है, एयर फ्लो आउट कर रही है, और जो मॉइस्ट एयर है वो बिल्कुल उसी तरह अपवर्ड मूव कर रही है, और आपके पास इवेंचुअली आपके पास यहाँ कूल वाटर आ रहा है। ये बेसिकली जो फिल है, ये फिल बेसिकली मैश है, ठीक है, ये भी हम इसको देखते हैं, ठीक है। ये जो कंपनी यूज़ हो रही है बेसिकली मार्ले है। मार्ले वन ऑफ द मोस्ट फेमस, यानी कि आप कह लें कि अगर कूलिंग टावर में अगर आपने लिस्ट डाउन करनी हो ना कंपनी, सो मार्ले वुड बी ऑन टॉप, उसके बाद एक बाल्टीमोर है वो आएगी, ठीक है। सो कुछ इस तरह से बेसिकली जो है ये यूएसए का ब्रांड है और बहुत फेमस ब्रांड है ये, एक्सट्रीमली फेमस रेनोन ब्रांड है ये। ओके जी,
उसके बाद अच्छा अब इसमें भी टाइप्स हैं, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपके जो कोर्स बुक है मैं उससे हट के मैं बेसिकली आपको देना चाह रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर्स बेसिकली इन क्रॉस फ्लो टावर्स द वाटर फ्लोज वर्टिकली थ्रू द फिल बेसिकली क्या है कि आपको लेफ्ट साइड पे जो मैश नज़र आ रहा है बेसिकली ये मैश हमने वहाँ फिल किया होता है, ठीक है। इससे इसका फ़ायदा ये होता है कि लाजमत जब वाटर वगैरह फ्लो कर रहा है तो उसको उसको सरफेस एरिया उसको ज़्यादा मिल जाए, सरफेस एरिया ज़्यादा तो लाजमी बात है कांटेक्ट उसका ज़्यादा एयर के साथ आ रहा होगा, ठीक है। ओके जी, सो वाटर वर्टिकली थ्रू द फिल वाइल द एयर फ्लोज हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द फ्लो ऑफ द फॉलिंग वाटर। बेसिकली हो क्या रहा है कि आपके पास यहाँ से इसमें वाटर आएगा, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से स्प्रिंकल होता जाएगा, एयर आ रही है फिल के थ्रू पास ऑन होती हुई यूँ जा रही है। बेसिकली आप यूँ समझो कि यार आपने अगर ये फिल इस तरह के लगा इसमें स्मॉल पोर हैं, वाटर जैसे जैसे स्प्रिंकल ट्रिकल डाउन होकर फॉल करता जाएगा, एयर इन कॉन्टैक्ट आती जाएगी, इसे कूल डाउन करता जाएगा, ठीक है। Because of this, air does not have to pass through a distribution system permitting the use of gravity flow hot water distribution basins mounted at top of the unit above the fill। तो बेसिकली होता क्या कि इसमें हम अलाउ करते हैं कि वो बाय वर्च्यू ऑफ ग्रेविटी जो है वाटर खुद ही ट्रिकल डाउन करता जाए, यानी कि आपको एक्सटर्नल कोई सोर्स नहीं देना पड़ता। ये आपके पास है क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर, ठीक है। क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर भी ज़्यादातर जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, ठीक है, हाँ, वो प्रेफर करते हैं कि आपके पास ये लग रहा। अच्छा, उसके मुकाबले में हमारे पास एक काउंटर फ्लो कूलिंग टावर भी, काउंटर फ्लो कूलिंग टावर जो है ना बेसिकली आपके पास अब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में इन हो रहे हैं। बेसिकली काउंटर फ्लो टावर्स आर डिजाइंड सो दैट एयर फ्लोज वर्टिकली अपवर्ड काउंटर टू द flow of falling water in the fill. Because of this vertical flow, it is not possible to use the open gravity flow basins in typical cross flow designs. Instead, counterflow uses pressurized pipe spray system to spray water onto the top of the fill. Since air must be able to pass through the spray system, the pipes and nozzle must be further apart not to restrict airflow. ठीक है, आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। ओके जी, अब ये देखो, ये हमारे पास है काउंटर फ्लो। काउंटर फ्लो में क्या रखे, हॉट एयर आई, आपने उसे स्प्रिंकल किया आपने, ठीक है, फील से पास होगी एयर वहाँ उसी तरह बिल्कुल वो क्रॉस में पास ऑन हुई, ठीक है। अब जो है आपके पास कोल्ड वाटर जो है वो डाउनवर्ड आपके पास आ रहा है, ठीक है। सिर्फ फ़र्क क्या था काउंटर फ्लो में कि आपके पास जो है यहाँ हमें क्योंकि आपके पास जो है जो एयर फ्लो यानी कि उसका कुछ डिज़ाइन उसका कुछ इस तरह के एयर फ्लोज वर्टिकली अपवर्ड टू काउंटर द फ्लो फॉलोइंग। बेसिकली हो क्या रहा है कि आपके पास एयर वहाँ, अच्छा लास्ट में क्या था कि आपके पास एक साइड पे एयर इन आ रही थी, दूसरी साइड से एयर आउट जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है कि एयर इन आ रही है, ठीक है, दोनों साइड से, और आपके पास जो है ना एयर इन होके यहाँ देखो डाउनवर्ड बेसिकली वो इन हो रही है। इनफैक्ट दोनों साइड उसमें भी बेसिकली यहाँ से इन ही था और वहाँ से आउट था, ठीक है, मगर वहाँ आपके पास वहाँ फिल डायरेक्टली मौजूद था, ठीक है। यहाँ क्या है कि यहाँ आपके पास नीचे से वो एयर इन आ रही है और यहाँ से इसने एयर ने अपवर्ड मूव करना है फिल पे, ठीक है। सो इस वजह से जो है आपके पास यहाँ थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि आपको यहाँ बेसिकली कुछ पाइप स्प्रे सिस्टम आपको यूज़ करना पड़ता है ताकि वो स्प्रिंकल करता रहे टॉप ऑफ के फिल के ऊपर वाटर, ठीक है। और आपने कुछ इस तरह से आपने जो है पाइप और आपने जो है नोज़ल आपने दूर रखनी है कि आपके पास एयर फ्लो जो है वो रिस्ट्रिक्ट ना हो, ठीक है। सो बेसिकली कुछ इस तरह से ये काउंटर फ्लो वर्किंग कर रहा होगा। अच्छा, उसके बाद दो चीज़ें हैं जी, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट एंड फोर्स्ड ड्राफ्ट, ठीक है। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट बेसिकली टावर्स induced draft cooling towers have fans that are typically mounted on top of the unit and pull through the film media, ठीक है। बेसिकली वो एयर को सक यानी कि वहाँ से खींच के ऊपर को कर रहे होते हैं। कन्वर्सली एयर इज पुश्ड बाय ब्लोज लोकेटेड एट बेस ऑफ द एयर इनलेट टू इनलेट फेस ऑन फोर्स्ड ड्राफ्ट टावर। बेसिकली आपके पास जो फोर्स ड्राफ्ट होगा, ठीक है, इंड्यूस ड्राफ्ट है कि आपने वहाँ से सिंपली सक किया है। फोर्स ड्राफ्ट ये है कि आपके पास बिल्कुल डाउनवर्ड, अगर आप भी यहाँ फिगर में देख भी सको तो आपको यहाँ कुछ फैन नज़र सेंट्रीफ्यूगल फैन नज़र आ रहे हैं। बेसिकली क्या करने के वहाँ से ब्लोअर जिस तरह होता है वहाँ से वो एयर को ऊपर को मूव करा रहे हैं, ठीक है, ताकि जो है आपके पास वो ये फिनोमेना सारा कूलिंग अकर हो और उसके बाद सो बेसिकली इंड्यूस ड्राफ्ट फोर्स ड्राफ्ट में ये फ़र्क है। ओके जी, उसके बाद हमारे पास जो है एवेपोरेटर आ जाता है। एवेपोरेटर को जो अभी हम कवर करते हैं और उसके बाद जो है हमारे पास एवेपोरेटर है। एवेपोरेटर्स को कवर करने के बाद हमने कुछ जो एक्सपेंशन वाल्व्स हैं उनको हमने कवर करना है और उसके बाद जो है हमने
कुछ कंट्रोल्स बेसिक्स हैं, कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल है और सेफ्टी मटेरियल है, यानी कि कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आर कमिंग अप एज वेल। सो उम्मीद है कि आपके लिए जो टॉपिक है दैट वुड बी इंटरेस्टिंग एज वेल। ठीक है।